में 4-5 नाम निकल कर आ जाते हैं नाज़मीन, और 4-5 नामों में से किसी एक नाम को सेलेक्ट करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर थी कि इसको अगर टिकट दिया जाएगा दूसरा नाराज हो जाएगा, इसको देंगे टिकट तो वो खफा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस से बचने के लिए, क्योंकि शुरुआत में ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है कि हमारे पास समर्थन नहीं है, तो क्या परिमल के पास समर्थन है, अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। दूसरा सवाल ये बन जाता है कि क्या यहाँ से कोई तीसरा रास्ता निकालकर बीजेपी क्या अपने जो समर्थन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या अपने परिवार को बिखरने से रोक लिया? क्या अपने पूरे परिवार को समेट लिया हेमंत सोरेन ने, या एक बड़ा मौका हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से गंवा दिया? दरअसल चर्चा है झारखंड राज्यसभा चुनाव की। 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है और बीते दिनों खूब चर्चा हुई कि आपसी सहमति हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आपसी सहमति यानी कि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार तो एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार। और ऐसे में माना गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए कई नाम आगे आ रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी था, हेमंत सोरेन की बहन का नाम भी था, और यहाँ नाम जयश्री सोरेन का भी था जो सीता सोरेन की और दुर्गा सोरेन की बेटी हैं। और इन तमाम नामों के सामने आने के बावजूद भी जब हेमंत सोरेन ने फैसला लिया तो परिवार के चेहरों से इतर जाकर फैसला लिया, और वो फैसला था मेघनाथ राम को लेकर, जहां ये फैसला किया गया कि जो एक उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए उतारा जाएगा वो ये नाम होगा, लेकिन वो परिवार का कोई चेहरा नहीं होगा। तो अब ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर जयश्री सोरेन को मौका दिया जाता तो क्या सीता सोरेन की वापसी के चांस हो सकते थे, लेकिन अगर मौका नहीं दिया गया तो क्या इसके पीछे की वजह ये भी है कि जो परिवारवाद का आरोप हमेशा से विपक्ष पर लगाया जाता है, इस आरोप से हेमंत सोरेन ने अपने आप को बचा भी लिया और कांग्रेस पार्टी को एक मौका देकर ये भी बता दिया कि झारखंड में महागठबंधन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं इन सभी के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ अमन सर जी मौजूद हैं। सर, झारखंड की राजनीति में बार बार ये चर्चा होती रही कि हेमंत सोरेन क्या फैसला लेंगे, दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, कांग्रेस पार्टी को नाराज करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने असम में जो किया उसकी वजह से बार बार ये कहा जा रहा था, और बीजेपी भी इंतजार कर रही थी कि क्या फैसला इनके जरिए लिया जाएगा और उसके बाद हम फैसला करेंगे। अब फैसला तो ले लिया गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए एक नाम आगे कर दिया गया है। मेघनाथ का नाम आगे होना क्या दर्शाता है आपके नजरों में, जैसा कि मैंने कहा कि परिवार को समेटना या एक मौके को खो देना? देखिए नाज़मीन, अगर हम पूरे माहौल को देखें तो लगातार ये दिखाई पड़ता है कि हेमंत सोरेन जो परिवार के भी मुखिया के तौर पर देखे जाते हैं, पार्टी की मुखिया के तौर पर भी देखे जाते हैं और राज्य के मुखिया के तौर पर भी फिलहाल बने हुए हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी ज्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब से राज्यसभा चुनाव का ऐलान हुआ है उनके परिवार से कई लोगों का नाम निकलकर सामने आया। सबसे पहला नाम तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम आया कि भाई क्या उनके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। कई बयानों में कहा गया कि हाँ वो राज्यसभा जाएंगी और वो पार्टी की और झारखंड की आवाज को बुलंद करती हुई वहां पे नजर आएंगी। इसके बाद आपने देखा कि उनकी बड़ी बहन अंजनी सोरेन जो उड़ीसा में लगातार एक्टिव हैं, वो ये दावा करती हुई दिखाई पड़ी कि मैंने अपने भाई को पहले ही बता दिया था। उन्होंने टिकट को लेकर दावा किया। वहीं हेमंत सोरेन के छोटे भाई की पत्नी जो है बसंत सोरेन की पत्नी लता सोरेन, उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया और आखिर में जिसे जयश्री सोरेन ने दावा कर दिया कि उनको टिकट मिलना चाहिए, तो परिवार में 4-5 नाम निकल कर आ जाते हैं नाज़मीन, और 4-5 नामों में से किसी एक नाम को सेलेक्ट करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर थी कि इसको अगर टिकट दिया जाएगा दूसरा नाराज हो जाएगा, इसको देंगे टिकट तो वो खफा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस से बचने के लिए, क्योंकि शुरुआत में ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी दोनों सीटों के ऊपर यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जैसा आपने भी देखा कि जो पार्टी के जो मंत्री हैं
वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़े, जो हफीजुल हसन है, कि पार्टी ने तय किया है कि दोनों सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। क्योंकि इसका भी एक अलग बानगी थी कि वो ये बात कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी को कम से कम अपना प्रत्याशी जो उन्होंने प्रणब झा के रूप में उतारा है, उनको उतारने से पहले कम से कम बात तो करनी चाहिए थी। इस तरह की बातें उस वक्त निकल कर सामने आई। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन ने अपने कदमों को वापस लेते हुए या अपने फैसले को वापस लेते हुए एक तरीके से ये कह दिया कि भाई एक सीट पर कांग्रेस पार्टी और एक पे हमारा प्रत्याशी लड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरीके से उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए जो अपनी पार्टी से एक ऐसे चेहरे को उतारा है जो अब तक कहीं भी उनके नाम पे चर्चा नहीं थी, और ये नाम है जेएमएम पार्टी के मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते बैद्यनाथ राम का। और ये लातेहार से 3 बार विधायक रह चुके हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर भी है। तो जाहिर बात है कि इनको उतारकर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अपनाने का हेमंत सोरेन ने प्रयास किया। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो दलित समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में आदिवासी और दलित समुदाय को साधने की भी कोशिश करते हुए हेमंत सोरेन ने बैद्यनाथ राम के नाम पर मोहर लगाई ताकि उनका पक्ष यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई पड़े। तो सर जैसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने आपसी सहमति से फैसला ले लिया, क्योंकि बीते दिनों बैठक भी होती है, फिर उसके बाद खुद हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ अलग बैठक करते हैं और इस नाम पर मोहर लग जाता है और ये कहा जाता है कि आपसी सहमति है। लेकिन बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार ना उतारना क्या बताता है कि उन्होंने अपनी हार मान ली है? अब तक तो ऐसा लग रहा था मुझे खासतौर पर कि बीजेपी इस फिराक में है कि किसी तरह के आपस में गठबंधन में कोई प्रॉब्लम आए और हम जेएमएम प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर कहने के सरकार में एंट्री करते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि अब लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि महागठबंधन के बीच में आपस में जो मतभेद दिखाई पड़ रहे थे वो अब खत्म होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि दोनों ने एक सीट के ऊपर सहमति से एक दूसरे को कह सकते हैं कि यहाँ पर समर्थन करने का फैसला किया। उसके बाद बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं तलाशना अब यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। अब शाम तक देखना होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा निकलकर सामने आता है, क्या बीजेपी यहाँ पर कोई प्रत्याशी अपना मैदान में उतारती। चूंकि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अभी तक बीजेपी ने 2 ही चेहरे उतारे थे, लेकिन जैसे यहाँ पर जो बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी अपना उतार दिया है, उससे ये अब संभावना बन रही है कि क्या इसी तरह से बीजेपी झारखंड में भी कोई नाम आगे कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। नितिन नवीन जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी झारखंड में दिखाई पड़े हैं, तो क्या अब इन तमाम चीजों के बीच में कोई नाम निकलकर सामने आ सकता है? और जो संभावना बन रही थी कि क्या जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के बीच में बिगड़ाव कहने के दिखाई पड़ेगा, पार्टी यहाँ पर जो गठबंधन है वो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा और सरकार में बीजेपी की यहाँ पर एंट्री हो सकती है। अब इन तमाम प्रयासों के ऊपर नाज़मीन देखेंगे पूरी तरह से लगभग जो है रोक लग गई है, लगभग ब्रेक लग गया है। तो अब यहाँ बड़ी संभावना बन रही है कि क्या बीजेपी इन तमाम चीजों को देखते हुए अपना प्रत्याशी यहाँ पर उतारने का फैसला करेगी या फिर तमाम बातों का अध्ययन करने के बाद वो अपना प्रत्याशी यहाँ से नहीं उतारेंगे। सर अभी एक खबर आई है जिसमें ये कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से गौरव वल्लभ ने भी नामांकन पर्चा खरीदा है, लेकिन बीजेपी ने किसी नाम की घोषणा नहीं की है, बल्कि गौरव वल्लभ ने पर्चा खरीदा है। और इसके साथ साथ निर्दलीय तौर पर परिमल नाथ वाणी ने भी पर्चा खरीदा है, नामांकन वो करते हुए नजर आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि निर्दलीय तौर पर परिमल उतरे तो हैं, लेकिन समर्थन बीजेपी का मिलेगा क्योंकि बीजेपी के करीबी हैं और बीजेपी पहले भी इन पर दाव आजमा चुकी है। क्या लगता है निर्दलीय तौर पर क्या क्रॉस वोटिंग को लेकर कोई खेल यहाँ पर हो सकता है? 2 नाम निकलकर सामने आते हैं, परिमल का आप जिक्र कर रहे हैं, गौरव वल्लभ का आप जिक्र कर रहे हैं, और दोनों नामों को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम बीजेपी को किसी एक नाम पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे मिला जुला कर बीजेपी के पास में 24 विधायक हैं, वो भी जोड़ तोड़ करके, क्योंकि 21 बीजेपी के हैं, एक एलजेपीआर का है, एक जेडीयू का है और एक जो विधायक है वो आजसू का दिखाई पड़ता है। जिस तरह 24 उनके पास विधायक है, तो फिलहाल तो 4 ही का जो आंकड़ा है वो उनको भी अपने समर्थन में लेके आना है। यानी कि उनको भी यहाँ पर उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी या और बाकी जो दल हैं वो उनके समर्थन में आ सकते हैं। ये कम से कम आस उम्मीद बीजेपी की होगी, तब कहीं जाकर उनकी तरफ से यहाँ पर कोई प्रत्याशी चुनाव में उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। और चूंकि अभी शाम तक का वक्त है, हो सकता है कि चाहे गौरव वल्लभ का आप जिक्र कर रहे हो या कोई और नाम भी इस तरह का एस्टैब्लिश चेहरा बीजेपी की तरफ से सामने आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ता है
तो बीजेपी की स्थिति क्या रहेगी, किस तरह से रहेगी, और क्या वाकई में बीजेपी किसी को समर्थन करने का ऐलान करेगी? क्योंकि जो आंकड़ा बताता है वो तो लगभग कह सकते हैं महागठबंधन के पक्ष में सारा माहौल जो है बताता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे गठबंधन में तकरीबन आप देखें जेएमएम के पास 34 है, कांग्रेस के पास 16 है, राजद के पास 4 है और भाकपा माले के पास भी 2 है। यानी दोनों सीटों का जो पूर्ण बहुमत है वो इस महागठबंधन के पास में है। अब बीजेपी यहाँ पर क्या जो है जो कह सकते हैं कि किस तरह का माहौल बनाती है और क्या वाकई में 4-5 विधायक अपनी तरफ तोड़ के ला सकती है या क्रॉस वोटिंग यहाँ पर हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं कहीं ना कहीं बन रही है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी के टिकट पर या बीजेपी के नाम पर कोई चेहरा उतरेगा या बीजेपी फिर से किसी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ेगी। सर एक और बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है, इसको लेकर भी कोट कर देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए बाबूलाल का सीधे तौर पर ये कहना है कि वो यू टर्न ले रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि उनके पास संख्या बल इतना नहीं है कि वो राज्यसभा की एक सीट भी जीत पाए, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो निर्दलीय तौर पर उतरने वाले परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और इसी को लेकर खुद परिमल नाथवानी का बयान है कि मैं झारखंडी हूँ, जीतता रहूंगा और पहले भी रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। इससे पहले भी वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और 2 बार रह चुके हैं और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि पुराना झारखंडी हूँ, जीतूंगा मैं ही। तो यानी कि इस बयान से तो ये साबित हो रहा है कि निर्दलीय को समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे रही है, निर्दलीय को समर्थन कर रही है। लेकिन आपने शुरुआत में एक बात कही कि बाबूलाल मरांडी ये भी कहते हैं कि हमारे पास समर्थन नहीं है, तो क्या परिमल के पास समर्थन है? अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। दूसरा सवाल ये बन जाता है कि क्या यहाँ से कोई तीसरा रास्ता निकालकर बीजेपी क्या अपने जो समर्थन से कोई राज्यसभा का यहाँ पर चुनाव जितवाने का प्रयास कर सकते, क्योंकि 24 उनके पास मिला जुला कर है। तो ऐसे में क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना परिमल के पक्ष में बनती हुई दिखाई पड़ सकती है? क्या जो कह सकते हैं गठबंधन में लोग हैं, क्या उनमें से कुछ लोग यहाँ से वहां जा सकते हैं? तो संभावना मिला जुला कर वही की वही है, क्योंकि जीत का आंकड़ा ना बीजेपी के पास है और ना ही परिमल के पास है। तो यहाँ पर संभावना तो कई सारी बन रही है, लेकिन अब शाम तक क्या माहौल बनेगा, शाम तक क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसको लेकर जरूर मेरे ख्याल में माहौल अलग तरह का और सियासी बनता हुआ नजर आएगा। वैसे में कांग्रेस पार्टी और जो जेएमएम है उनके एक प्रत्याशी लगभग अगर उनके पास आंकड़ा रहता है तो जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में बीजेपी अगर तीसरे किसी चेहरे को समर्थन करती है तो क्या वो माहौल बन पाएगा? अपने आप में झारखंड के अंदर ये सवाल बड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ये सच भी दिखाई देता है कि झारखंड में 2 सीटों को जीतने के लिए महागठबंधन के पास यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और तमाम दल जो उनके साथ हैं, ये मिलकर दोनों सीटों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब निर्दलीय तौर पर परिमल नाथवानी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि उनके पास 24 विधायक हैं। तो सीधे तौर पर जब तक विधायक टूटेंगे नहीं, जब तक बीजेपी जीतेगी नहीं, यानी निर्दलीय भी नहीं जीतेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार क्या खेल होगा राज्यसभा चुनाव के दौरान। आपको क्या लगता है झारखंड को लेकर, क्या वाकई दोनों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन जीत जाएगा या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई तिगड़मबाजी करती हुई नजर आएगी? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर